हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से वन डेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूं। आज जो आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष हम हाजिर हैं, सिंपल इंटेस्ट पार्ट 3 को लेकर के हैं और ये सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तक जो पार्ट 1 और 2 वाला जो सेशन था सिंपल इंटरेस्ट का, उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और आप उसका बेहतर तरीके से नोट्स भी बना लिए होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हम आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे आगे, अभी जो अभी हमारा सेशन चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, या आगे जो भी चैप्टर हम प्रोवाइड करेंगे, इस बात को 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आना है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जल्दी से आप लोग जा कर के, अगर नहीं देखा है अब तक, तो उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 वाले सेशन को। जहाँ से भी आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, पेन और कॉपी लेकर के हो जाएं तैयार। और सुनो, ये इसके बाद ये वाले सेशन और इसके बाद जितने भी अब सेशन आएंगे सिंपल इंटरेस्ट के, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पार्ट 1 वाला जो सेशन था वो बेसिक और उसमें नॉर्मल, बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं रखा था मैंने। उसको बेसिक को क्लियर करने के लिए उसके हिसाब से मैंने उस लेक्चर को बनाया था। बाकी सेकंड से थोड़ा सा हमने टाइप वाइज चीज़ों को शुरू किया था। तो आज भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आज जो भी हम 3-4 टाइप डिस्कस करेंगे, मज़ा आ जाएगा, एकदम दिल गदगद हो जाएगा। बस आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट, मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई, अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ कृपया कर करके इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। और बाकी हम शुरुआत करते हैं, ठीक। बाकी देखो, कोई दबाव भी नहीं है दोस्त। अगर आपको लगता है कि हमारा मेहनत आपके लिए थोड़ा भी काम आ रहा है, तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी एक छोटा सा प्यार के रूप में कमेंट में अपना राय जरूर देना, ठीक। चलो आओ करते हैं शुरुआत। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3, ठीक है भाई। पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार और एकदम बेहतर तरीके से। आज जो हम कंसेप्ट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता होगा और वहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3, ठीक है ना मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3, चलिएगा जल्दी से पार्ट 3 हेडिंग लगा लीजिएगा। और आज के पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले टाइप का हेडिंग लगा लीजिएगा। पहला जो टाइप है वो आपका ये है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन टाइम। मतलब टाइम से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले टाइप में, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको मैंने सजाया भी है क्वेश्चन को, और लाजवाब तरीके से मैं आपको कराने भी जा रहा हूँ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग देखें और ट्राई करें खुद से। पहले वीडियो को देखें और खुद से पहले ट्राई करें, इसके बाद हमारे आंसर से मैच कर लीजिएगा आप लोग। चलिए जल्दी से फटाफट। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये प्रश्न आया नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। बस थोड़ा सा फोकस करना, सिर्फ एक क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखना, पहले समझ लो भाई। ऐसा बोला गया, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 124 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना आप उस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। जब तक आप उस क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ठीक है ना, आपको समझ नहीं आएगा। और जब समझ नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे। साधारण ब्याज की कोई एक दर से कोई एक राशि जो है 7 वर्ष में चौगुना हो जाती है। 7 वर्ष में 4 गुना होने का क्या मतलब है? 7 वर्ष में 4 गुना होने का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल मान लो 1 रहा होगा तो 4 गुना होने का मतलब कि ये 1 से 4 हो गई होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी प्रिंसिपल 1 से 4 हो रही है, इसका मतलब ये कि उसमें 3 ऐड हुआ होगा। तो 3 क्या ऐड हुआ होगा? ब्याज ऐड हुआ होगा। जब प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। इसलिए क्या बन जाएगा? अमाउंट होगा। अब कोई प्रिंसिपल 1 से 4 होने का मतलब ये है कि इसमें ब्याज के रूप में कितना ऐड हुआ होगा? इसमें ब्याज के रूप में कितना ऐड हुआ होगा? 3 हुआ होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये 3 हुआ है कितने सालों में मेरे भाई? 7 साल में।
अगर ये 3 7 साल में हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, 7 ईयर में हुआ है, 3 अगर ये 7 ईयर में हुआ है तो हमें बताना क्या था कि वही राशि उतनी ही ब्याज दर पर 124 गुना कितने समय में हो जाएगी, आपको ये बताना था। अब आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, 124 गुना करने का मतलब ये है कि अगर ये प्रिंसिपल 1 है तो इसको 124 होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर 1 से 124 होगा तभी तो ये 124 गुना होगा। और अगर कोई प्रिंसिपल 1 का प्रिंसिपल है, अगर ये 124 हो जाता है, इसका मतलब मेरे दोस्त इस पे 123 रुपये का ब्याज लगा होगा। बोलो हाँ या ना? 123 रुपये का ब्याज लगा होगा। अब इसके बाद फिर वही वाला क्वेश्चन जो बचपन में हम किया करते थे कि 3 का इंटरेस्ट अगर 7 सालों में बन रहा है तो 123 का जो इंटरेस्ट होगा वो कितने साल में बनेगा, यही आपसे पूछा गया। तो आप कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना इधर। 3 यूनिट का इंटरेस्ट मेरे भाई ये 7 साल में बन रहा है, 7 ईयर में। वही चीज़ें हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है ना। अब हमें 123 का इंटरेस्ट चाहिए, तो 123 का इंटरेस्ट चाहिए तो ये कितने साल में मिलेगा, आपको ये बताना था। सिंपल सी बात है कि ये 3 का कितना गुना है भैया, तो आप बोलोगे सर 41 टाइम्स। तो अगर ये 3 का 41 टाइम्स है तो नो डाउट ईयर भी कितना टाइम्स होगा, 41 टाइम्स होगा। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 7 और ये 7 चौक 28, मतलब इसका ये है कि 287 ईयर का समय लग जाएगा इस प्रिंसिपल को अपने आप का 124 गुना होने में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो एक बार वीडियो को पीछे लेकर के जाइएगा और एक बार समझने की प्रयास करिएगा। मैंने क्या बताया कि ये जब 4 गुना हो रहा था तो 1 से 4 होने का मतलब ये है कि 3 का इस पर ब्याज लग गया होगा, और इसको मुझे 124 गुना करना है, कितने समय में होगा ये आपको बताना था। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब 3 का ब्याज 7 साल में बन रहा है, ऐसा हमने क्वेश्चन में बोला गया, तो आप मुझे बताओ कि कोई प्रिंसिपल 1 से 124 हो जाएगा तो कितना, 123 का ब्याज लग जाएगा। तो 3 का ब्याज अगर 7 साल में, तो 123 का ब्याज कितने साल में लगेगा, ये आपको बताना था। तो मैंने चेक कर लिया कि अगर 3 का ब्याज 7 साल में तो इसका ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 41 टाइम्स है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 41 टाइम्स, मतलब इसका ये है 287। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिएगा, अगर थोड़ा भी किसी को कोई डाउट रह गया होगा तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से वो बस 1 से 5 सेकंड में क्लियर हो जाना है। 1 से 5 सेकंड में बस आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा फोकस करिएगा, बस ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूँ दोस्त कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से भाई। कोई प्रिंसिपल है, अगर 3 गुना हो जाता है, मतलब इसका क्या है, 3 गुना होने का मतलब कि 1 से वो 3 हो रहा होगा, 1 से 3 हो रहा होगा। अब ये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। अब 1 से 3 होने का मतलब ये है इस पे 2 का ब्याज लग गया होगा। इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आप शुरुआत में ही पढ़े थे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अब तक पहला और दूसरा पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़े तो पहले उसको जा कर के पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको आगे आने वाले कोई भी सेट हो, कोई भी प्रैक्टिस सेशन हो, या कोई भी मतलब ये आपके लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट से वीडियो या कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहला दूसरा पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला ही पार्ट में मैंने बेसिक और कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया, ठीक है। तो प्रिंसिपल में भाई अगर इसमें 2 जोड़ दिया गया होगा तो ये 3 बन गया होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कितने साल में हुआ है, 20 साल में हुआ है। अगर कोई प्रिंसिपल 3 गुना हो रहा है, मतलब 2 का इंटरेस्ट लग रहा होगा, और 2 का इंटरेस्ट मेरे भाई अगर 20 साल में इसको बन रहा है या मिल रहा है, कोई भी एक ब्याज दर से, हमें नहीं पता, तो बताना ये था कि कितने वर्षों में यह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 1 है और इसको 2 गुना होना है, इसका मतलब कि इसको 2 होना पड़ेगा। यस और नो, समझ पा रहे हैं आप? अगर 2 गुना होगा तो इसको 2 होना पड़ेगा, मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि इसको ब्याज के रूप में कितना इस पर फिर ऐड होना चाहिए, फिर ब्याज के रूप में यहाँ कितना ऐड होगा, 1 रुपया। भाई प्रिंसिपल तो 1 था ही, अगर ये 2 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना, 1 का लग रहा होगा। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर 2 का ब्याज है 20 साल में, तो मेरे भाई 1 का ब्याज कितने साल में होगा,
तो आप बोलोगे सर 10 साल में। यही इस प्रश्न का उत्तर था। ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा इस टाइप से, इस क्वेश्चन से, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, मैं आज क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आया हूँ। एक टाइप से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको परेशानी ना झेलना पड़े, आपको प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, आपको हर एक चीज़ एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए, हर एक टाइप एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी टाइप से है। जल्दी से, मुझे उम्मीद है कि अब तक उड़ा दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अब एक बात बताइए, कोई एक प्रिंसिपल है ना, दोगुना हो रहा है, इसका मतलब कि 1 से 2 हो रहा होगा, इसका मतलब ये अमाउंट बन गया। अब ये मुझे बता दीजिए कि अगर कोई प्रिंसिपल 1 से 2 हो रहा है, इस पे ब्याज के रूप में कितना बन रहा होगा बताओ? 1। इतनी सी बात क्लियर है ना। कितने साल में हुआ है? 7 साल में। तो अगर 1 का ब्याज है 7 साल में, तो हमें क्या बताना था? उतनी ही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ये देखना था कि 4 गुनी का मतलब कि ये 1 से 4 हो जाएगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पे ब्याज कितने का ऐड होगा? 3 का। अब 1 का ब्याज अगर 7 साल में बन रहा है, तो 3 का ब्याज मेरे भाई कितने साल में बनेगा? तो आप बोलोगे सर 21 साल में बनेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी इस टाइप में अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खास करके एसआई के इस वाले टाइप में। एक क्वेश्चन और भी हम लेकर के आए हैं, जो इसलिए भी इसको लेकर के आए हैं कि देखो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसी टाइप से है, लेकिन कई बार जब एग्जामिनर आपको लैंग्वेज में परेशान करता है तो कुछ इस प्रकार से करता है। अब देखो क्वेश्चन का मतलब वही है, क्वेश्चन भी उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज घुमा दिया गया। इसलिए 2 चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज पे और नंबर्स पे। नंबर्स के साथ खेलना सीख जाइए और लैंग्वेज पे काम करके आप उसको पढ़ करके समझना सीख जाइए कि इसका मतलब क्या है। अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। 2 बातें, और ये दोनों बात कैसे आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, अपने आप में ला पाएंगे। तो भाई देखो, लैंग्वेज आप तभी कंप्लीट कर पाओगे, लैंग्वेज को आप तभी समझ पाओगे, मैथ्स के लैंग्वेज को, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, पहली चीज़। और नंबर्स के साथ आप तभी आप बेहतर कर पाओगे अपने रिलेशन को, जब आप नंबर से खेलना सीख जाएंगे। और नंबर से खेलना तभी सीखेंगे आप जब आप उस पर काम करेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्वायर याद करो कम से कम 50 तक, क्यूब 20 तक कम से कम याद करके रखो। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब पे काम कर लो अच्छे से। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट कम से कम 50 तक, स्क्वायर रूट, क्यूब भी याद कर लो, क्यूब रूट याद कर लो। तो ये सारी और बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। और 2 ही चीज़ होता है मैथ में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का कोई मतलब अलग था? नहीं था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया, मतलब वही है। ध्यान से समझिएगा। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। मतलब इसका यह है कि कोई एक योजना है, उस योजना में कोई एक प्रिंसिपल को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और ऐसा हम लोग निर्णय लेते हैं कि 8 वर्ष में ये राशि जो है अपने आप का 3 गुना हो जाती है। मतलब मेरे भाई ये है कि अगर प्रिंसिपल अपन यहाँ पे 1 रख दिया मान लो, तो 3 गुना होने का मतलब कि ये 1 से 3 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, तो ये अमाउंट बन जाएगा। अब 1 से 3 प्रिंसिपल होने का मतलब ये है दोस्त कि इसमें ब्याज के रूप में कितना लगा होगा? 2 लगा होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब 2 का ब्याज लगा है कितने सालों में? तो आप बोलोगे सर 8 साल में। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या गया? तो पूछा ये गया कि यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, उसी योजना मतलब ब्याज दर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, पर आप अपने राशि को 4 गुना करना चाह रहे हैं। तो 4 गुना करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो 4 गुना करने का मतलब कि आप 4 करना चाह रहे हैं। तो 4 गुना करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना था। अब आप मुझे बताओ कि कोई प्रिंसिपल 1 से 4 हो जाएगा तो उस पर ब्याज के रूप में कितना लग जाएगा दोस्त? तो आप बोलोगे सर 3। ब्याज के रूप में कितना लग जाएगा? 3 लग जाएगा। अब इतनी सी बात समझना कि अगर 2 का ब्याज यहाँ पे 8 सालों में बना है,
तो सिंपल सी बात है कि 1 का ब्याज कितने सालों में बनेगा? 4 साल। कोई दिक्कत है? अब 1 का ब्याज 4 साल में, तो 3 का ब्याज कितने साल में बनेगा? तो इसका ये 3 गुना है, तो इसका मतलब कि इसका भी 3 गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 12 साल में। बाकी इतना तो लॉजिक आप लगा ही पा रहे होंगे कि अगर 1 का ब्याज 4 साल में बन रहा है तो 3 का ब्याज कितने में बनेगा? 4 3 12, उसका 3 गुना समय लग जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसमें कुछ करना नहीं होता, ये सब फ्री के नंबर होते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में आता जरूर है, चाहे एसएससी की बात कर ले, एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर ले, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, जीडी या फिर बैंक हो, रेलवे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ऐसा बोल तो रहे कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये टाइप आया नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा अगला टाइप हम शुरुआत करते हैं। अगला टाइप, और अगला टाइप जो है मेरे भाई, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे जो हेडिंग मैंने लगा करके रखा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इक्वल इंटरेस्ट। इक्वल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, पहले मैं आपको 30 सेकंड में ये चीज़ें क्लियर कर दूं, फिर इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे। पहला हमारा प्राथमिकता होगा कि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना ये मैं बताऊंगा, और फिर मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे अपना वाला मेथड कैसे लगेगा। क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम अपना मेथड ज़रूर बताते हैं, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में समय होता नहीं है, तो ज़माना लद गया, समझ रहे हो ना, कि गधा जब जलेबी खाया करता था, वो ज़माना लद गया। अब अपने पास समय नहीं होता एग्ज़ाम में, कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने होते हैं, तो अपने पास कोई एक ब्रह्मास्त्र जरूर होना चाहिए, और आपको पता है कि हम ब्रह्मास्त्र देते जरूर हैं हर एक क्वेश्चन पे। तो आइएगा इस पे भी हम देंगे, फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 2 पार्ट है, उसको सॉरी एक बड़ा अमाउंट है, उसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया या 3 पार्ट में बांट दिया। एक सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कि 3 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और मान लो कैनरा बैंक। हमने तीनों बैंक में कुछ पैसा जमा किया, समझिएगा, कुछ एक पैसा जमा किया, अलग अलग पैसा अलग अलग रेट पे जमा किया, अलग अलग टाइम के लिए। तो ऐसा कई बार होगा कि जब तीनों से समय पूरा होने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, तो कई बार ऐसा होगा कि तीनों से इंटरेस्ट सेम भी हो सकता है, और कई बार ऐसा होगा कि तीनों से इंटरेस्ट अलग अलग भी हो सकता है। तो आपके एग्जाम में दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम मान लो कि 2 बैंक में अलग अलग स्कीम से पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ पे जो ब्याज समय पूरा होने के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो इक्वल का केस देगा, और दूसरा या तो इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल होगा तब क्या करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तब क्या करेंगे। ये इस टाइप का मतलब बस इतना ही था, और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब इससे पहले एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि मैं ओवरऑल किस टाइप के क्वेश्चन की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब तक आपने अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो नो डाउट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कोई एक पैसा है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक को 10% पे, दूसरे को 8% पे। पहले के लिए 5 वर्ष का समय था और दूसरे के लिए 10 वर्ष का समय था। अब ऐसा बोला गया कि जब समय पूरा हो रहा है तो इनके ब्याज जो है आपस में क्या है, बराबर है। समय पूरा हुआ, 2 ही केस बनेगा, या तो ब्याज बराबर नहीं होगा और या तो फिर ब्याज बराबर होगा। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इक्वल इंटरेस्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इक्वल इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, मान लीजिए अपने पास 3 स्कीम है, ठीक है। पहले स्कीम में हमने P1 रुपया जमा किया R1 रेट से T1 समय के लिए, दूसरे में P2 जमा किया R2 रेट से T2 समय के लिए, और तीसरे में P3 जमा किया R3 रेट से T3 टाइम के लिए, ठीक है। बात समझिएगा, जब ऐसा कंडीशन दिया गया कि अगर समय पूरा हो रहा है तो तीनों से ब्याज बराबर मिल रहा है, ठीक है, तीनों से ब्याज बराबर मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से अगर हम एसआई निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू R इंटू 2 डिवाइड बाई 100, एसआई ऐसे निकालेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से, समझिएगा बात को। अब अगर तीनों ही पार्ट आपस में बराबर है, तीनों ही पार्ट के एसआई आपस में बराबर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइड बाई 100 बराबर है किसके,
T2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइड बाई 100 बराबर P3 इंटू R3 इंटू T3 डिवाइड बाई 100। अब एक बात बताइए कि क्या ये तीनों ही पार्ट कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा? उसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया k। ध्यान से समझिएगा, अगर ये प्रत्येक पार्ट k के बराबर है तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू k। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ से अगर मुझे P1 की वैल्यू निकालना हो तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा R1 इंटू T1। P1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, P2 की वैल्यू सेम एज इट इज़ यहाँ से निकालोगे तो P2 कितना मिल जाएगा आपको? P2 मिल जाएगा यहाँ पे 100 के डिवाइड बाई R2 इंटू T2। एज इट इज़ आप यहाँ पे अगर P3 निकालना चाहेंगे तो कैसे निकल जाएगा? P3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 के डिवाइड बाई R3 इंटू T3। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आपसे लास्ट में ना क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाता है या और भी कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर P1 P2 P3 की वैल्यू इतना है तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछ दूँ कि बताओ P1 इस टू P2 इस टू P3 क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? भाई P1 की वैल्यू यहाँ पे कितना निकाला था हमने? P1 बराबर क्या निकाला था? 100 के अपॉन में R1 इंटू T1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका P1 की वैल्यू कितना 100 के अपॉन में R1 इंटू T1 इस टू P2 की वैल्यू कितना था 100 के अपॉन में R2 इंटू T2 और P3 की वैल्यू कितना था 100 के अपॉन में R3 इंटू T3। अब अगर रेशियो चाहिए तो हम इसको जो कट सकता है उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से P1 P2 P3 की फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा? P1 P2 P3 की फाइनल रेशियो जो होगा 1/R1 इंटू T1 इस टू 1/R2 इंटू T2 1/R3 इंटू T3। ये इसका फाइनल कंक्लूजन होगा। ये क्या है? तो इसका फाइनल कंक्लूजन होगा। फाइनल कंक्लूजन होगा कब ऐसा होगा भाई मेरे? जब तीनों ही पार्ट, अभी 3 स्कीम में हमने एग्जाम्पल ले लिया, जरूरी नहीं है कि हमेशा तीन ही स्कीम में पैसा जमा किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी स्कीम में पूछा जा सकता है या फिर 3 भी पूछा जा सकता है। अब तक आपके एग्जाम में 2 और 3 पे ही आया है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 स्कीम में पैसा जमा किया गया होता तो यहाँ पे P1 इस टू P2 इस टू P3 इस टू P4 हो जाता, फिर वहाँ पे क्या हो जाता 1 अपॉन में R4 इंटू T4। क्लियर है बात? लेकिन ऐसा जनरली नहीं आता, आपके एग्जाम में 2 और 3 पे ही आता है, ठीक है ना। तो ये फाइनल कंक्लूजन आपका बन गया कि जब भी अगर 3 पार्ट में 3 स्कीम में कुछ पैसा जमा किया गया किसी एक रेट पर अलग अलग टाइम के साथ और वहाँ से इंटरेस्ट अगर बराबर है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहाँ तीनों ही पार्ट में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उनके बीच का जो रेशियो मेरे भाई बनेगा वो ये बनेगा P1 इस टू P2 इस टू P3 बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 इंटू R1 इंटू T1 इस टू 1/R2 इंटू T2 इस टू 1/R3 इंटू T3। ये फाइनल कंक्लूजन है। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है, कब ध्यान रखना है? व्हेन इंटरेस्ट इज इक्वल। क्लियर है बात? जब इंटरेस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया और इसके कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक्चुअल में ये आता कहाँ से है और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। क्लियर है बात? अब आ जाइए इसका इम्प्लीमेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन पे, ये आपको अब मैं समझाता हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा चीज़ों को। और पहले ये तो जो अभी मैंने समझाया है यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन हो सकता है या कॉन्सेप्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, लेकिन आपके ऊपर है। हम आपको फॉर्मूला से भी बता देंगे और इसका डायरेक्ट मेथड भी बता देंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। अगर मेरे भाई इस बात को आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट को लगा करके इसको सॉल्व करते हैं ना। फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट सबसे पहले फॉर्मूला से हम लोग करते हैं, जो अभी हमने आपको सिखाया था। ध्यान से समझिएगा। 15,210 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है
कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष का 8% वार्षिक दर पर 10 वर्ष का जो ब्याज है, ये दोनों आपस में बराबर है। और जब बराबर है तो आपसे पूछा क्या गया, दोनों भागों की राशि बताइए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, इसके बाद राशि निकाल लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से P1 और P2 के बीच का रेशियो क्या बनेगा। तो अभी आपको मैंने बताया था 1 में R1 इंटू T1, ठीक है। तो R1 कितना है भैया 10%, T1 कितना है, तो पहले पार्ट जो था वो 5 वर्ष के लिए किया गया था। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10% इंटू 5, ठीक है, इस टू 1 दूसरा पार्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना था 8% था। तो 8% इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि समय यहाँ पे 10 था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब बचेगा कितना 1/8, 1/5, 1/8। तो यहाँ से P1 और P2 के बीच का जो रेशियो बनेगा दोस्त, वो कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रेशियो यहाँ पे 8:5 बन जाएगा। इसका मतलब ये बात हमें क्लियर हो गया कि अगर दोनों पार्ट में देखा जाए तो इनको रेशियो में कितना इन्वेस्ट किया गया था, 8 और 5 के अनुपात में। दोनों ही पार्ट को रेशियो में कितना, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया था, तो 8 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया था। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों मिला करके कुल कितना 15,210 इन्वेस्ट किया गया था। अब आप मुझे बताइए कि रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो दोनों को कुल मिलाकर के कितना, दोनों से अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, एक मिनट भाई, एक मिनट। अगर मैं रेशियो में आपसे पूछूं कि दोनों ही पार्ट को मिलाकर के कुल कितना इन्वेस्ट किया गया, तो आप क्या बोलोगे 13। और इस 13 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रखा था 15,210। अब अगर 13 की वैल्यू 15,210 है तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू 13 से ये कट जाएगा एक बार में, बचेगा कितना 2 और 13 एक कम 13, 9 13 7 91, 1170। और अगर एक की वैल्यू 1170 के बराबर है, 1 यूनिट 1170 के बराबर है, तो मेरे भाई आप मुझे बताइए कि 5 यूनिट बराबर कितने के होगा, 1170 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 पचे 85, 5 एकम 5, तो ये 5 हो जाएगा, 85 पे 1 0, 5850 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन डी दिख रहा था, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको पहला सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं था। एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा लाइन कट जाने की वजह से पसीना से मेरा टीका ख़राब हो रहा है। हाँ देखो, तो एक की वैल्यू अगर 1170 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5850। अब अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछा गया होता तो इसका आंसर ये था, लेकिन यहाँ पे दोनों पूछा गया, तो आप इसमें इतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1170 से, तो इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। वैसे हमें आंसर पहले पता चल गया कि हमारा ऑप्शन डी होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा 9360, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन ये तो रहा इसका फॉर्मूला वाला तरीका, अब इसको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसको डायरेक्ट रूप से कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या तरीका है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं लेके चल रहा हूँ आपको डायरेक्ट मेथड पे। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, जो अपना वाला मेथड है, जिसको हम लोग रामबाण भी कहते हैं। ये है क्या, रामबाण, ठीक है ना मेरे भाई, ये क्या है रामबाण, ठीक है। अब रामबाण यहाँ पे, या फिर इसको दूसरे शब्दों में निंजा टेक्निक भी कह सकते हो। अब क्या है निंजा टेक्निक, ध्यान से देखना। बस ये देख लो, पहले पार्ट को हमने किस दर पे इन्वेस्ट किया था 10% पे, समय कितना था 5। तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। जिस रेट पे आपने इन्वेस्ट किया ना, आप उसको क्या कर लें, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर दिया मल्टीप्लाई, इतना कर सकते हैं आप, चलिएगा। इसके बाद आ जाइए, दूसरे को हमने 8% पे किया था 10 वर्ष के लिए, आ जाइए 8% पे किया था 10 वर्ष के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको क्या बताया, रेट को टाइम के साथ सीधे मल्टीप्लाई कर देना। बाकी इसके बाद की कहानी ये है कि जितना कटे आप उसको काट लीजिए, 10 से ये कट जाएगा 10 बार में। अब यहाँ पे रेशियो जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 5 और 8 का। लेकिन जब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते करते अब कुछ नहीं बचेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं बचेगा,
तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अब 8 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इतने पे रुक जाना है। अब यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट रेशियो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे 5 8 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेना, 8 5 ले लेना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जनरली क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं 1 में 10 × 5 है, बोलो हाँ है ना, और यहाँ पे 1 में 8 × 5 है, 8 × 10 है। बात को समझिएगा। अगर हम यहाँ भी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही चीज़ होता है ना भाई, यहाँ पे 8 बन जाता है, ये 5 बन जाता। क्लियर है बात। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, लिखना नहीं है, फॉर्मूला को आपको कैरी नहीं करना है एग्जाम तक। बस इस बात को ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें वो 1 के नीचे रहता है, ये अपॉन में रहता है। इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका रेशियो जब फाइनल स्टेज पे जाएंगे, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे, P1:P2 निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो बच जाएगा उसको जस्ट इन्वर्स रेशियो के साथ ले लेना है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर ये 2 है तो यहाँ पे इन्वर्स तो ले लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 3 होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए तरीका बताऊंगा। अभी 3 पे भी चलेंगे, बस ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से P1 और P2 का रेशियो मिल गया, और यही रेशियो आपको पहले भी मिल रहा था। अब 8 पहले में 8 रुपया, दूसरे में 5 रुपया जमा किया गया, टोटल कितना 13, और 13 की वैल्यू कितना था, तो ये था सर 15,210। अब भाई 13 बराबर है 15,210 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 1170 था। अब 1 की वैल्यू इतना है, तो बाकी 8 निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो इस पर इतना ही करना था। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसमें एग्ज़ाम तक आपको फार्मूला कैरी करने की कोई आवश्यकता है, नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी बचेगा उसको इन्वर्स रेशियो ले लेना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 3 वाला क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे ये आ गया, जैसे आपके स्क्रीन पे ये वाला प्रश्न आ गया। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 13,000 को 3 भागों में बांटा गया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या बताया था, अगर आपको फार्मूला से करना है तो आप फार्मूला से भी जा सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अगर फार्मूला के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाइए, ठीक है ना भाई। पहले को 5% पे इन्वेस्ट किया गया था, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। R1 × T1। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, कितने रेट से किया था, 4% पे करा था। कितने समय के लिए किया था मेरे भाई, तो 5 साल के लिए किया था। यहाँ पे कितने से किया था, यहाँ पे 10% पे किया था। कितने साल के लिए किया था, 4 साल के लिए किया था। बस इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, और कुछ कट रहा है 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 3 2 4। अब ये आपका फाइनल रेशियो नहीं है, ध्यान रखना। अब P1:P2:P3 कितना आ जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ से मुझे पहला P1 की वैल्यू चाहिए तो आपको पहले वाले को इग्नोर करना है। इसको हम क्या कहते हैं, इग्नोर मेथड। क्या कहते हैं, इग्नोर मेथड। रेशियो में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, रेशियो मेथड, सॉरी इग्नोर मेथड। अब आप मुझे बताइए, इसको रेशियो में पढ़े थे। अब हमें पहले को निकालना है, पहले को इग्नोर कर दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। दूसरा निकालना, दूसरे को इग्नोर करिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ पे अगर तीसरा निकालना, तीसरे को इग्नोर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। फाइनल रेशियो इसमें कितना बन जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 6 4 10 और 3 13। मतलब इसका ये है कि कुल रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीनों पार्ट में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 13 यूनिट। अब 13 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितना था, 13,000 था। 13 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 13,000 था, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। अब 1 की वैल्यू 1,000, तो 4 बराबर कितना, 4,000, 6 बराबर कितना, 6,000, और 3 बराबर कितना, 3,000। तो 4,000, 6,000, 3,000। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो मैंने आपको फार्मूला से भी करा दिया और आपको डायरेक्ट भी करा दिया। डायरेक्ट कैसे करना है ये आपको समझा दिया। अगर ये फार्मूला से करते तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपॉन में आती, फिर यहाँ पे रेशियो निकालते,
क्लियर है बात। और तब जा करके ये सारी चीज़ें करते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट करना सिखा दिया, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर वाला कंडीशन होना चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साधारण ब्याज बराबर वाला ही कंडीशन हो। अगर बराबर वाला नहीं हो, देखो साधारण ब्याज बराबर का मतलब ये है, या कोई भी चीज़ बराबर बराबर है, इसका मतलब ये है कि वो 1:1 के रेशियो में है। समझ आ रही है बातें। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन में 1:1 के रेशियो में ना दे करके किसी और रेशियो में दे दे क्वेश्चन आपके सामने, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। और मैं क्वेश्चन लेकर के भी आया हूँ आज, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ताकि आपके जो भी टाइप मैं कवर करूँ, जो भी टाइप मैं क्लियर करूँ, उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप में भी जो सब टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आ जाइए। तो इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, और अगला प्रश्न जो है ना, ये जरा ध्यान से देखिएगा। यही अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बराबर के रेशियो में नहीं देता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है मेरे भाई ये बराबर नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। 19,400 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5 साल के लिए 8% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 9 साल के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात जो है वो 3:7 के अनुपात में हो, तो बताना यह था कि दूसरे भाग की राशि क्या होगी। समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी वही, लैंग्वेज भी वही, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज कर दिया कि यहाँ ब्याज जो है बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है मेरे भाई। एक मिनट, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे। आपको सिंपल सी बात एसआई निकालने आता, P/R/T, बस उतना ही करना है। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि पहले पार्ट में हमने P1 रुपये जमा किया, भाई कितने साल के लिए किया था, किस रेट पे किया था, ये बात तो हमें पता ही है। तो P1 रुपये जमा किया हमने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है ना। और दूसरे में हमने 9 साल के लिए जमा किया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4% था। तो हम ये मान लेते हैं कि दूसरे में जो पैसा हमने जमा किया वो P2 के रूप में किया। यहाँ से एसआई अगर निकालना हुआ तो P/R/T, R 4% और टाइम कितना 9 है। यही करते, बोलो हाँ या ना। अब इसमें पहले और दूसरे का मुझे रेशियो मिल गया, किसका, एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। और ऐसा बोला गया कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7 है। तो 3/7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंट से परसेंट 4 से 2 बार में, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ से P1/P2 जो बनेगा दोस्त, वो कितना बन जाएगा, 9 जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 27, और ये 5 दूनी 10 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70। मतलब P1 और P2 के बीच जो रेशियो बनेगा वो कितना होगा, 27:70। लेकिन अगर इन दोनों भाग में टोटल देखा जाए, इन दोनों पार्ट में टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया, तो आप बोलोगे सर दोनों को मिला करके 97 यूनिट इन्वेस्ट किया गया। बोलिए हाँ या ना भाई। 70 और 20 97 ही तो होगा। क्लियर है बात। अब 97 यूनिट तो भाई रेशियो में इन्वेस्ट किया गया था, पर इसका एक्चुअल वैल्यू कितना था, 19,400। अब अगर इसका एक्चुअल वैल्यू 19,400 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 97 दूनी 194 और 2 जीरो और 200 आ जाएगा। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो P1 के खाते में हमने कितना पैसा जमा किया था भाई, 1 बराबर है 200 के, तो 27 बराबर कितना हो जाएगा, 5400 के, ठीक है। और 70 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 पे 3 जीरो, मतलब ये हो जाएगा 14,000। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा भी था शायद दूसरा भाग की राशि क्या होगी। तो दूसरा भाग मतलब P2 की वैल्यू क्या होगा, P2 की वैल्यू कितना, 14,000 होगा। मतलब ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। समझ पा रहे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये तो इसका बेसिक अप्रोच है ये वाला, हाँ इसका बेसिक अप्रोच, लेकिन इसी से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है भी नहीं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाता भी नहीं,
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आपके एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो आप या तो इस वाले तरीके से कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, या फिर अभी जो हम आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं उससे कर लीजिए। दोनों आपके लिए, जो हमारा ये निंजा टेक्निक है वो भी आपके लिए काम करेगा, बहुत बेहतर काम करेगा। और ये भी थोड़ा सा उसमें क्या है कि यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं निंजा टेक्निक में, ये है कि वहाँ पे 1-2 स्टेप कम हो जाते हैं, और 1-2 स्टेप कम हो जाने का मतलब कि आपके एग्ज़ाम में बहुत समय बचा देगा। भाई 2 से 5 सेकंड का एग्ज़ाम में महत्व क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 2 सेकंड 5 सेकंड का। और मान लो कि अगर यहाँ पे 2 स्टेप लिखोगे तो 2 स्टेप लिखने से आपको 2 से 5 सेकंड तो लग ही जाना है, इतनी सी बात तो क्लियर ही होगा। तो ये आपका बचेगा। और एक एक क्वेश्चन सोचो जरा कि एक एक क्वेश्चन से अगर 5-5 सेकंड बचा रहे हैं, 100 क्वेश्चन होगा, कितना बचा लोगे भाई? 100 × 5 500 सेकंड, 500 सेकंड बचा लोगे। समझ आ रही है बातें? और उसमें अब कम से कम 2-4-5 क्वेश्चन तो निपटा ही दोगे, बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड कैसे करना था। डायरेक्ट मेथड भी आपको सिंपली कर लेना था, उसमें कोई ज़रूरत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हो या ये वाला तरीका हो। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो भी लगेगा, अगर बराबर नहीं है तो भी लगेगा। बस इस बात को ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट मेथड सिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बस मैं क्या कह रहा हूँ यार, वो कॉन्सेप्ट ही क्या जो हर जगह काम ना है। अब आप एक बात बताओ कि एक ही क्वेश्चन के लिए एक एक कॉन्सेप्ट हम बनाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना? तो आइए इस पर ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट को हमने इन्वेस्ट किया था 8% पे 5 साल के लिए, और दूसरे को किया था 4% 9 साल के लिए। चलो भाई 8% 5 साल के लिए, तो हमने क्या किया, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे में हमने करा था 4% 9 साल के लिए, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने जब इक्वल होगा इंटरेस्ट तब भी मैंने आपको यही बात बताया था कि रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करिए और इसको तब तक सिंप्लीफाई करिए जब तक कि इसमें से कॉमन वैल्यू कट ना जाए। अब एक बात बताओ, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब आपको इतने ही पे रुक जाना है। अब आप एक बात बताओ मुझे कि ये वाला तरीका हम कब लगाते थे, याद है? जब हमारा इंटरेस्ट इक्वल हुआ करता था, मतलब 1:1 के रेशियो में हुआ करता था। लेकिन अभी क्या बोला है उसने कि अभी जो है ये जो इंटरेस्ट है वो 3:7 के रेशियो में है। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये वाला तरीका हम लगाएंगे तभी ना जब ये इक्वल में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इस रेशियो को आपको इक्वल बना देना होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये अभी 3:7 के अनुपात में है और मुझे इस रेशियो को इक्वल करना होगा तो अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहले वाले में 7 से और दूसरे वाले में 3 से। आप देखिए ज़रा, क्या ये भी इक्वल रेशियो में हो जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1:1 में हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पहले वाले में 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना था, और दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना था। अब यहाँ से ये बन जाएगा कितना, 70, और ये कितना, 27। लेकिन आपको पहले भी मैंने समझाया था कि ये अभी आपका फाइनल रेशियो नहीं है। फाइनल रेशियो जो होगा P1:P2 का अब निकल करके आएगा, और वो कब आएगा? इसके बाद एक स्टेप और होता है, इस रेशियो को इन्वर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 27, और ये हो जाएगा 70। दोनों मिला करके कितना था, 97 था, और 97 की वैल्यू शायद 19,400 था। तो ये इसका कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर 200 गुना। तो नो डाउट अगर दूसरा पार्ट पूछा था तो इसकी वैल्यू भी 200 गुना होगा, और ये हो जाएगा कितना, 14,000, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर है तो भी ठीक है, बराबर नहीं है तब भी लगेगा। बस इस बात को ध्यान रखना कि इस रेशियो को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो दूसरा प्रश्न, यहाँ पे ब्याज बोला जाता 5:9 के अनुपात में, ठीक है, बात समझना। तो बस ध्यान ये रखना कि ये तरीका तब लगाते हैं जब बराबर होगा। भाई इसको बराबर करने में क्या समय लगता है? इसको बराबर करना, अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले वाले में आपको 9 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात?
उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी इस टाइप से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब तक आपने क्या सीख लिया कि जब इंटरेस्ट बराबर होगा तब क्या करना है, जब इंटरेस्ट बराबर नहीं होगा तब क्या करना है, और इसके साथ साथ में उनके बीच का रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया। लेकिन इस क्वेश्चन से अब आप सीखेंगे कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज क्या होगा, ये भी आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस टाइप में और कुछ बचता ही नहीं है, इसके बाद सब ओवर हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 16,830 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग को 3% पर समय कितना था 7/3 के टाइम्स 7/3 के टाइम से। ठीक है, तो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको भी यही करना है। ठीक है, 4% दूसरे भाग को 4% टाइम कितना था 7/2 और तीसरे भाग को 7% पे 5 साल के लिए 7% 5 साल के लिए। अब ऐसा बोला गया कि साधारण ब्याज तीनों ही भाग का बराबर है, तो बताओ प्रत्येक भाग का ब्याज कितना होगा। तो एक बात मैं अभी ही क्लियर कर दूं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि प्रत्येक भाग का ब्याज साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये बात क्लियर है कि अगर साधारण ब्याज तीनों का ही बराबर है तो प्रत्येक भाग का भी बराबर ही आना है। ये बात समझ रहे हैं? तो आपको किसी एक पार्ट का ब्याज निकाल लेना है। अब उसमें भी जब आप इनका निकालेंगे P1:P2:P3 निकालेंगे, तो जब तीनों ही पार्ट का जब रेशियो आप प्रिंसिपल का जब आप रेशियो निकालिएगा ना, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन आपका कहाँ पे आसान हो रहा है, उसी को लेकर के कर लीजिएगा। क्योंकि हमें किसी एक से चाहिए, किसी एक से मतलब था, किसी एक से मतलब इसलिए था कि तीनों पे उतना ही आएगा। तो आ जाओ पहले इसको सॉल्व करके प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, बचा 1, यहाँ पे बचा कितना 2 और यहाँ पे बच गया 5। अब ये फाइनल रेशियो नहीं था, अब फाइनल रेशियो अब आएगा। कैसे निकालेंगे भैया? पहला निकालना पहले को इग्नोर, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 10 हो जाएगा। दूसरा निकालना दूसरे को इग्नोर, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 हो जाएगा। तीसरा निकालना तीसरे को इग्नोर करिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तीनों ही भाग से अगर देखा जाए, तीनों ही भाग से देखा जाए तो रेशियो, तीनों भाग को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया था 10:5:2 के अनुपात में। लेकिन इसका टोटल एक्चुअल वैल्यू कितना था? एक्चुअल वैल्यू तो 16,830 था, बट रेशियो में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो में तीनों पार्ट से टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, तो आप बोलोगे सर 10, 5, 15, 2, 17 और इस 17 यूनिट की वैल्यू, 17 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना है 16,830। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 9 एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 17 9 153 और फिर ये हो जाएगा 17 9 153। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 990। अब हमसे पूछा था प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बताओ, तो हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन हमारा कहाँ पे आसान होगा। भाई हम P1 को लेकर के कर लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा आसान होगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू इतना है 990 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये इस तरह से प्रिंसिपल निकल करके आ गया पहला। क्लियर है बात? अब हमें ऐसा ही चाहिए था तो ऐसा ही निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 9900। प्रिंसिपल है पहला, इसको 3% पर इन्वेस्ट किया गया था और समय कितना था 7/3। तो इससे ये कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 99 × 7, तो 9 7 63, 3 कैरी 6, 9 7 63 और 6 69। तो हो जाएगा फाइनली तीनों ही पार्ट का, प्रत्येक पार्ट का जो SI बनेगा वो कितना हो जाएगा 693, और 693 आपके ऑप्शन डी में दिख रहा था। तो इसका ऑप्शन डी आंसर फाइनल होगा। और इस टाइप से रिलेटेड उम्मीद करते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अगर छूट जाए तो फिर बताना। बस इसको कंठस्थ रूप से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है ना, और सेकेंडों में उड़ा दोगे इसको। बस इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये इसके बाद लिखने की कोई बात ही नहीं होती है। अब मान लो कि प्रिंसिपल हमें पता चल गया तो सीधे वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे,
समझ आ रही है बात है ना। तो अभी तो हम आपको ये फाउंडेशन की तरह ये सेशन जो मैं दे रहा हूँ एकदम फाउंडेशन की तरह दे रहा हूँ, ताकि आपको कंप्लीट यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, किन किन प्रॉब्लम्स के साथ गुजरना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जो हम टाइप पे बढ़ने जा रहे हैं, है ना, उस टाइप का नाम है क्या मेरे भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इक्वल अमाउंट। ऐसा आप अमाउंट के केस में भी देखे होंगे। फिर से मैं एक बार समझाना चाहूँगा कि अगर आप दो अलग अलग बैंक में अलग अलग राशि अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो कई बार ऐसा होगा, उसमें भी दो कंडीशन बनता है। कई बार ऐसा होगा कि जब समय पूरा होगा तो वहाँ से जो अमाउंट बन करके आएगा दोनों बैंक से, तो या तो दोनों बैंक से अमाउंट जो निकल करके आएगा वो या तो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा। ये दो ही बात हो सकता है, या तो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और जब अमाउंट इक्वल होगा उस केस में आपको क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके पहले सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझा दूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई। क्योंकि देखो ये जो मैं सेशन दे रहा हूँ एकदम फाउंडेशन की तरह दे रहा हूँ। जिनको लगता है कि मेरे भाई इस चीज़ को आप पहले से जानते हैं तो आप सीधे प्रैक्टिस के तौर पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं सीखना है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट इसको देखना है, नोट्स बनाना है और यहाँ से हर एक चीज़ को सीखना है, कॉन्सेप्ट से लेकर के फिर निंजा टेक्निक से लेके हर एक चीज़, तो आपको फिर शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो वो सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइएगा समझिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे दो बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, हम दो पे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे पीछे साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन पे और कॉन्सेप्ट पे कि 2 के जगह 5 भी होगा तो हम इजीली वैसे कर लेंगे, बस 2 समझ में आ जाए बहुत है। मान लीजिए हमने 2 बैंक में अलग अलग स्कीम से पैसा जमा किया। मान लो ये बैंक फर्स्ट है जो भी है और ये बैंक सेकंड। इसमें हमने P1 रुपया जमा किया, इसमें P2 रुपया जमा किया और इसमें R1 रेट से किया, इसमें R2 रेट से किया और इसमें T1 टाइम के लिए किया और इसको T2 टाइम के लिए किया। बात को समझ पा रहे हैं? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों ही बैंक से जब समय पूरा हो रहा है और अमाउंट इक्वल है तो भाई अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट तो आप तभी निकाल पाओगे जब प्रिंसिपल भी पता हो और आपको इंटरेस्ट भी पता हो। जब दोनों को जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। अब हमें देखो प्रिंसिपल तो पता है कि इसमें P1 इन्वेस्ट किया था, इसमें P2। भाई एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं? P इंटू आर इंटू टी। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एसआई निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, ये हमारा एसआई आ जाएगा। यहाँ से एसआई आ जाएगा P2 इंटू आर टू इंटू T2 डिवाइड बाई 100। अब ये पहले पार्ट का एसआई मिल गया, दूसरे पार्ट का एसआई मिल गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दें, P1 ऐड कर दें, तो क्या हमें अमाउंट मिल जाएगा क्या? तो आप बोलोगे यस सर मिल जाएगा। यहाँ से अमाउंट अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर अमाउंट हो जाएगा और यहाँ से आपका ये हो जाएगा P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइड बाई 100। क्लियर है बात? अब पहले का अमाउंट ये बनेगा, दूसरे का अमाउंट ये बनेगा। यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या निकल करके आएगा, 2 स्टेप के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझ लीजिए, जब इसको सॉल्व मैं करूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 100 P1 प्लस R1 इंटू T1 डिवाइड बाई 100 और यहाँ से क्या मिलेगा, 100 P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइड बाई 100। ये बात समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा हम नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये अमाउंट बराबर है, समझिएगा, पहले का अमाउंट दूसरे का अमाउंट, अगर ये दोनों बराबर है तो हमने इसको बराबर कर लिया, कोई दिक्कत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर होगा? तो हमने ये मान लिया कि ये दोनों जो है बराबर तो है, लेकिन किसके बराबर है? तो ये K के बराबर है। अब जब किसी भी एक पार्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे, मान लो हम पहले को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं,
तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, पहली चीज़ देखिएगा, मुझे यहाँ से P1 और इसमें से बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मुझे P1 इसमें दिख रहा था, यहाँ भी P1 दिख रहा है, तो P1 कॉमन मिल जाएगा और P1 कॉमन मिल जाने से यहाँ पे क्या बच जाएगा 100 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा R1 इंटू T1, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिवाइड बाई 100 बराबर क्या होगा K होगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से P1 की जो वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा टर्म इस तरफ जाएगा और ये हो जाएगा कितना 100 के, और नीचे में क्या बच जाएगा 100 प्लस R1 इंटू T1, यही बचेगा। अब सिमिलरली अगर P2 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो P2 की वैल्यू कितना निकल कर के आएगा 100 के अपॉन में 100 प्लस R2 इंटू T2। बस अगर एज इट इज इसके जैसा हम निकालें तो यहाँ पे P2 की वैल्यू भी ऐसे ही निकल करके आएगा। अब P1 की वैल्यू भी मिल गया, P2 की वैल्यू भी मिल गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ रेशियो निकालने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, तो मुझे फाइनल कंक्लूजन के रूप में यहाँ पे P1 और P2 के बीच का रेशियो क्या मिलेगा भाई, P1 और P2 के बीच का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर से 100 के कट जाएगा रेशियो जब निकालेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 अपॉन में 100 प्लस R1 इंटू T1 प्लस, सॉरी रेशियो है ना, रेशियो 1 अपॉन में 100 प्लस R2 इंटू T2। अब यहाँ पे एक बात आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे कि एसआई के केस में और अमाउंट के केस में कुछ अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। अमाउंट के केस में बस यहाँ पे एक चीज़ आपको नया दिख रहा होगा कि यहाँ 100 आपको जोड़ना है, 100 आपको जोड़ना है। बाकी आप एसआई के केस में भी आपने 1 अपॉन में R1 इंटू T1 पढ़ा था, यहाँ भी आपको वो चीज़ें दिख रही होगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग ये दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों में 100 जुड़ा है। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। आपको फार्मूला, ये इसका फाइनल कंक्लूजन है, ये इसका फाइनल कंक्लूजन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में इतना प्रूफ थोड़ी करने लग जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है, बस ध्यान ये रखिएगा कि अमाउंट के केस में आपको 100 जोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिख देता और ये बात मैं नहीं बताता तो आपके मन में एक कसक जरूर रह जाता कि सर ये 100 जो आप ऐड कर रहे हैं ये कैसे ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, अपने से तो नहीं कर रहे हैं भाई। उस बात को तो आपको भी समझना पड़ेगा ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो 100 हम अपने मन से, हमारे मन में आया कि 100 ऐड करते, इसलिए नहीं किया। इसके एक कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से ही 100 ऐड हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। बाकी हम चलते हैं इसका इम्प्लीमेंट सीधे सीधे क्वेश्चन पे कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिया तो पीछे जा करके ले लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने के प्रयास करिएगा और इसका इम्प्लीमेंट क्वेश्चन पे कैसे करेंगे। पहले तो हम आपको फॉर्मूला से बता दें, फॉर्मूला बेस्ड, और इसके बाद फिर डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बरतिएगा, जरूर धैर्य बनाए रखिएगा। चीज़ों को अगर अच्छे से कंप्लीट देखना है और पूरे A to Z, मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सेशन जब कंप्लीट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और आपके विचार ये आ रहे हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट के एक भी क्वेश्चन ना बचे एग्ज़ाम में, तो आपको ये सारे लेक्चर बहुत अच्छे से प्रॉपर शिद्दत के साथ नोट्स बनाते हुए आपको अच्छे से देखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी उम्र 9 साल और 13 साल की है, बैंक खाते में, इन दोनों के बैंक खाते में 21,750 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है ताकि जब 21 साल के ये होंगे तो 4.5% वार्षिक दर से, ब्याज की जो दर है वो 7.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। मतलब इसका ये, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति अपने 2 बेटे के खाते में पैसा इस तरह से जमा करता है 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कुल जमा करता है दोनों के खाते में मिला करके 21,750 और 21,750 इस तरह से जमा करता है। अब इसमें से कुछ पार्ट छोटे वाले को जब दिया होगा, मतलब उसके नाम पे जमा किया होगा, और कुछ पार्ट बड़े वाले के नाम पे जमा किया होगा। 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा कर रहा है, दोनों के लिए अलग अलग समय होगा। अब ये सोच करके जमा कर रहा है कि जब ये 21 साल के होंगे दोनों, जब ये 21 साल के होंगे तो इनका अमाउंट जो होगा, मतलब बैंक से जो इनको पैसा मिलेगा
वो बराबर बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमाउंट की ही बात कर रहा है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तब देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो मैं थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, किसी भी तरह से करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ना बेसिक से कर पाएंगे, ना डायरेक्ट कर पाएंगे, या कोई भी तरीका नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से देखिए भाई, एक बच्चा 9 साल का है और एक बच्चा 13 साल का है। दोनों जब 21 साल के होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक बात तो क्लियर है कि छोटा वाला है और एक बड़ा वाला, ये भी ध्यान रखना, इसमें ये भी एक बड़ा रोल होता है ना। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा है ना, छोटे वाले का भाग क्या होगा, छोटे वाले का भाग क्या होगा। अब इस 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पता है, अब छोटे वाले का पूछा है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों का ऑप्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके एग्जाम में इन दोनों का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन में। मतलब इसका भी वैल्यू दिया गया होगा, इसका भी वैल्यू दिया गया होगा ऑप्शन में। बेशक आपसे पूछा जाए कि छोटे वाले का भाग बताओ, अब आप ध्यान दिए नहीं, यहाँ पे बड़े वाले का आंसर लगा दिए, तो ये अक्सर गलती हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये छोटे वाला है और ये बड़े वाला। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि मेरे भाई अगर ये 9 साल का है, जब ये 21 साल का होगा, मतलब ये 12 साल इंटरेस्ट खाएगा, बोलो हाँ या ना। भाई इसके पास 9 साल का ये है छोटा वाला, 21 साल का जब होगा मतलब ये 12 साल का इंटरेस्ट खाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये बड़ा वाला 13 साल का है और जब ये 21 साल का होगा, इसका मतलब ये है कि ये कितना 8, 13 और 8 कितना 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 8 साल ब्याज खाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से हमने पहले और दूसरे के लिए टाइम भी निकाल लिया, पहले और दूसरे के लिए टाइम निकाल लिया कि पहले के लिए जो टाइम था वो 12 साल था, दूसरे के लिए जो टाइम था वो 8 साल था। क्लियर है बात। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए क्या था 4.5%। तो हमें यहाँ से सीधे सीधे इनकी जो वैल्यू है, मतलब इनके बीच का रेशियो जो है कैसे निकालना है, P1:P2 डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहें तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1/100 प्लस R इंटू टी। भाई R कितना था, तो दोनों के लिए रेट जो है 4.5% है, 4.5% इंटू में टाइम कितना है 12। इसके लिए कितना है भैया 1/100 प्लस 4.5% इंटू समय 8 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, और 48 और 6, भाई 12 का आधा और कर लो तो 6 हो जाएगा 54, और 54 को ऐड करेंगे 100 में तो ये 154 हो जाएगा। और यहाँ से ये कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 का आधा और कर लो 4, तो 32 4 36, इसमें ऐड करेंगे तो 136 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने बार में कटेगा 77, और ये 2 से 6 बार में, और 2 8 है 68 टाइम्स। तो यहाँ से P1 और P2 के बीच का जो रेशियो मेरे भाई बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो दोस्त मेरे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 77। मतलब दोनों के खाते में जो पैसा जमा किया गया था उनके बीच का रेशियो हमने निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर दोनों के खाते में रेशियो के अकॉर्डिंग मैं पूछूं कि कुल कितना पैसा जमा हुआ था, तो कुल कितना पैसा जमा हुआ था भाई, इनको जोड़ दो 8 7 15 5 कैरी 1, सॉरी हाँ 15 5 कैरी 1, 7 6 13 और 1 14। दोनों के खाते में कुल 145 रुपये जमा किया गया था, और इस 145 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा था 21,750। अब यहाँ से काट लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 5 से काटेंगे तो 29 बार में कट जाएगा, 5 से हाँ 5 दूनी 10, 5 9 45। अब 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौके 20, 5 3 15, 50 25 0। अगर 29 से इसको काटें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 29 से काटो 29 से एक बार में 29 और 31, 13 1 14, 29 5 145 0। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल करके आएगी मेरे भाई कितना आ जाएगा 150। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो छोटे वाले भाग, ध्यान रखना, छोटे वाले मतलब ये वाला जो जिसके पास समय 12 साल का था, तो समय 12 साल वाला जो पार्ट है वो ये है। तो इसमें से अगर 1 की वैल्यू अगर आपका 150 है तो 68 की वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना था। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 छक्का 90,
900 और 15 वाट है 120, 120 और ऐड कर लो तो ये 1020 हो जाएगा, और 1020 में एक और जीरो आ जाएगा, तो 1020 में एक और जीरो आने का मतलब कि आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 10,200 होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको कैसे करना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट मेथड में जो है ना, डायरेक्ट मेथड में एक फ़ायदा ये रहता है कि जो काम हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा करने के बाद यहाँ पे किए हैं, डायरेक्ट वाले मेथड में ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना होता, आप डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे डायरेक्ट वाले में बता देता हूँ भाई, ये ध्यान रखिएगा कि छोटे वाले के पास 12 साल का समय था, बड़े वाले के पास 8 साल का समय है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, एक बार आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दो। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। मान लीजिए कि एक 9 साल का था और एक 13 साल का, जब ये 21 साल के होंगे, 21 ईयर के, ठीक है, रेट कितना था 4.5, इतनी सी बात ध्यान रहेगी। आ जाइए, अब यहाँ पे डायरेक्ट में ये करना है कि इसके पास अगर देखा जाए तो कुल कितना 12 साल का समय है और इसके पास कुल कितना 8 साल का समय है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसके पास कुल 12 साल का समय है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है, तो एक साल में 4.5% इंटरेस्ट बनेगा, तो 12 साल में कितना बन जाएगा, 12 चौका 48 और 6 54 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से 4.5% से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कुल कितना बन जाएगा, परसेंट से करो या ना करो बात, क्योंकि रेशियो में तो कट ही जाएगा ना, ध्यान से देखना। 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 4 36। बस यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेट और टाइम को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले और दूसरे का। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर देते वक्त ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें 100 ऐड भी करना है। तो भाई अगर मैं मान लो कि 100 में अगर 54 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 154, तो एक निकल कर के आएगा। जैसे यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे 54 आ गया, अब हमें इसमें 100 ऐड करना है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई 100 में अब 54 ऐड करेंगे, फिर 54 ऐड करेंगे, इस तरह से हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा 154 होगा, नहीं 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 नहीं, ये हमें पता है कि आप कर लेंगे, लेकिन समय वेस्ट होगा ना वहाँ पे, एक एक सेकंड के लिए लड़ाई है भाई। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देना, चपका देना एक, यहाँ भी एक चपका देना। बात समझ रहे हो भाई, 100 ही तो ऐड करना है भाई। 54 में अगर 100 ऐड करोगे तो क्या होगा, 100 से ज़्यादा होगा, 154 होगा, तो 154 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक लगा दिया। बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा और नहीं उठ रहा है तो उठना भी चाहिए। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो समय 12 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समझिएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही 120 आ जाएगा, बात को समझिएगा। और प्लस 100 करेंगे तो ये 220 हो जाएगा, बात समझना। लेकिन कुछ लोग दिमाग ये लगाएंगे कि सर आपने तो ये बोला था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आर और टी को और इसके बाद फाइनली 1 चपका देना, तो यहाँ पे 1 चपकाने का मतलब कि 1120 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे 1 चपकाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 120 आ गया, तो 120 का मतलब ये है कि जब हम आप यहाँ पे 100 ऐड करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 220। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ जो ये एक चपकाए हैं यहाँ पे, वो एक यहाँ पे ना चपका करके आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इस एक में एक जोड़ दीजिएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, वो 220 हो जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब ये बताइए कि ये आपका जो वैल्यू निकल करके आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद वो कितना आ जाएगा, 77, 2 से काटिएगा 77, और ये कितने बार में कट जाएगा, 68 टाइम्स। लेकिन क्या ये इसकी फाइनल रेशियो है, नहीं है। उसके लिए आपको एक स्टेप और बढ़ना होगा, रेशियो को इन्वर्स करना होगा, क्योंकि ये काम आपको हम पहले भी किया करते थे, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होता है ये अपॉन में होता है, नीचे होता है, तो वहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही वहाँ पे क्या होता है, रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ से P1 और P2 का रेशियो निकल जाएगा। तो हो सकता है समझाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ा इधर उधर, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से, अब आपका सॉल्यूशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में दिया ही था ना। इस चीज़ को तो मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में तो क्वेश्चन के सामने ये सारी चीज़ें होगा ही, सीधे सीधे ये कर लो, ये 68 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 77, दोनों मिला करके 145, और 145 यूनिट की वैल्यू कितना था भाई, 145 यूनिट की जो वैल्यू था वो आपका कितना था 21,750 है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसकी वैल्यू 21,750 है, 21,750 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आया था 150। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो हमें 68 की वैल्यू चाहिए था। अब 150 से मल्टीप्लाई कर दो, बात ख़त्म। तो कितना हो जाएगा, ये 10,200 आया था और ये इस प्रश्न का उत्तर। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना था। ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन पे दिया ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना किया था हम लोगों ने, यहाँ पूरा किया था। अब ये सारी चीज़ें यहाँ तक, इससे इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना मेरे भाई। आ जाइए, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ज़रूर। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी टाइप से एक बार ट्राई करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अब इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसमें भी हम समझ लेते हैं कि जब 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 2 वाला तो आसान है, जो भी होगा मल्टीप्लाई करो, आर और टी को मल्टीप्लाई करो, उसमें 100 जोड़ दो, सिंप्लीफाई कर रहे हो 100। ध्यान इस बात को रखना, यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना, यहाँ पे ये दिमाग मत लगा देना, क्योंकि हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में एसआई जब बराबर था तो ये बताया था कि आर और टी को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कट रहा है उसको काट दो। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे हम 54 और 36 हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, लेकिन हमने उसमें काटा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 100 ऐड करना था। तो यहाँ पे अमाउंट के केस में 100 ऐड करने के बाद काटिएगा। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि पहले ही उसको काट ले इसके बाद 100 ऐड करें, नहीं 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 नहीं, 100 ऐड करने के बाद काटिएगा, जो फिर आएगा वही आपका फाइनल रेशियो होगा। और ऐसा हम लोग एसआई के केस में नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे 100 ऐड नहीं करना होता था, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। आ जाइए, देखिए अब यहाँ पे 7,930 रुपये की राशि को हमने क्या कर दिया 3 पार्ट में, ए बी सी के 3 पार्ट में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब बांटा। ए बी एवं सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में उधार दी जाती है। यहाँ पे 7,930 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनको तीनों को मिलाकर के कुल 7,930 रुपये उधार दी जाती है 2, 3, 4 साल के लिए। तो मैंने आपको अभी सीधे सीधे बताया था डायरेक्ट रूप से यहाँ पे करने का क्या तरीका है भाई। लास्ट में ऐसा बोला गया ना कि यदि समय पूरा होने के बाद तीनों का मिश्र धन बराबर मिले, तो बस आपको यही तो देखना है। अगर मिश्र धन बराबर है तो यहाँ पे सीधे सीधे रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है बात। तो सबसे पहला काम यहाँ पे रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पहला ए की वैल्यू 10 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 15 आ जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस मैंने वही आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये गलती ना करना कि पहले इसको 5 से काट देना फिर 100 ऐड करना, नहीं, पहले 100 ऐड करना। 100 ऐड करने के लिए यहाँ पे एक एक चिपका दो, बात खत्म भाई। 10 और 100 ऐड करोगे तो 110 ही तो होगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 22 बार में कटेगा और ये 23 बार में कटेगा और ये 24 बार में कटेगा। ABC का ये फाइनल रेशियो नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ABC का जब रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए इग्नोर वाला मेथड लगाते हैं। बताया था आपको कैसे। पहला निकालना है, पहले को इग्नोर करिए 23 गुणे 24, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दूसरा निकालना है, दूसरे को इग्नोर करिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए 22 गुणे 24। अब तीसरा निकालना है, तीसरे को इग्नोर करिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22 गुणे 23। अब इसमें कट रहा है तो इसको काट करके छोटा कर लीजिए, तब जा करके फिर हम आगे फाइनल वैल्यू पे बढ़ते हैं। 2 से 12 बार में कटेगा, 2 से यहाँ 12 बार में कटेगा, 2 से 11 बार में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा 23। देखो 23 को 12 से मल्टीप्लाई ना करके, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 230 होगा, 23 दूनी 46, तो 230 और 46 कितना हो जाएगा 276, क्योंकि यहाँ सब कुछ कट नहीं रहा था। 22 गुणे 12 ये हो जाएगा, 22 गुणे 10 220, और 22 दूनी 44, तो 220 और 44 मिलकर के 264 बना देगा। और ये कितना हो जाएगा 230, और 230 में 23 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 253। तो हमें मेरे भाई 253 ABC के तीनों ही खाते में
या ये यूँ कह लीजिए कि 7,930 रुपये की जो राशि ABC 3 लोगों में बांटा गया था, उनको किस रेशियो में बांटा गया था? 276, 264, 253। अगर तीनों के खाते में देखा जाए तो टोटल कितना अकॉर्डिंग टू द रेशियो था, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 7, 4 3 7 7 और 6 13, 3 कैरी, 1 5 6 11 7 18 और 1 19 के 9 कैरी 1, 2 2 4 2 6 1 7। मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीनों के खाते में कितना पैसा जमा किया गया था? 793, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 7,930। मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है रेशियो वैल्यू से कितना गुना है? 10 गुना। तो इनकी भी वैल्यू कितना होगा? 10 गुना होगा, 10 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2760। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2530 आएगा। लेकिन आपसे पूछा था ए का ही भाग, तो ए का भाग कितना आ जाएगा? 2760, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो मैंने जैसे यहाँ पे किया है वैसे। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं सुनिए, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि ए का भाग निकालना है तो ए को इग्नोर करेंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 23 गुणे 24 मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 23 गुणे 24 पहले ही फाइनल रिजल्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे। मेरे भाई, जब हमें पता है कि आगे अभी इनके बीच रेशियो ही निकालना है, कुछ और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम और उसको सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटे फॉर्म में लाते हैं, तब जा करके मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही है ना बातें? तो ये सारी गलती नहीं करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगला प्रश्न लगाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार है, और इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूँ। यकीन मानो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इंतज़ार करो, तुम्हारा दिल गदगद ना हो जाए तो बताना, ठीक है ना? ध्यान से देखना, बस इस क्वेश्चन को फोकस करना। पहले इसको पढ़ो बढ़िया से और समझो। एक आदमी कुछ राशि 12% पर तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से ये निवेश करता है। एक वर्ष में वह 130 रुपया ब्याज कमाता है। मतलब इसका ये है कि एक आदमी जो है ये 2 भाग में कुछ पैसा निवेश करता है। मान लिया पहले भाग में x रुपया इन्वेस्ट किया, तो x को 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है, और दूसरे भाग में मान लो y रुपये इन्वेस्ट किया, कितने रेट पे? 10% पे। तो इसको दोनों x और y से पूरे 1 साल में कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 130। लेकिन ऐसा बोला गया कि यदि वह राशि का अदला बदली कर ले, अदला बदली मतलब एक्सचेंज कर ले, जो x पे था उसको y के पास लेके, जैसे 12% x पे था तो हम क्या करेंगे, उसको y के पास लेके जाएंगे और y वाला x के पास लेके आएंगे। तो अगर एक्सचेंज कर दे, राशि को अदला बदली कर दे, तो ऐसा बोला गया कि पहले के तुलना में 4 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा। तो बताना ये था कि 12% पर कितने रुपये निवेश किया है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम पहले पार्ट में x रुपया इन्वेस्ट किया, जिसको 12% पे किया था, बहुत ध्यान से समझिएगा, और दूसरे में हमने y रुपया इन्वेस्ट किया, जिसको 10% पे किया है। ठीक है मेरे भाई। अब दोनों से जो SI बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट, टाइम तो दोनों के लिए कॉमन था, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? SI आ जाएगा, और दोनों पार्ट का जो SI होगा वो बराबर किसके होगा? वो 130 का होगा। ऐसा हमने क्वेश्चन में बोला गया। अब बोला है कि राशि को अदला बदली कर लीजिए। राशि अदला बदली का मतलब ये है कि अब जो है ना, यहाँ पे x को हम 10% पे अगर कर दें और y को 12% पे कर दें, 12% पे कर दें, तो ऐसा बोला गया कि इन दोनों का जो ब्याज बनेगा वो पहले की तुलना में 4 अधिक होगा, मतलब 134 होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर यहाँ पे राशि अदला बदली करने के लिए बोला था, आप तो रेट अदला बदली कर दिए भाई। पहले रेट यहाँ पे 12 था, अब यहाँ कर दिए, पहले यहाँ 10 था तो यहाँ पे कर दिए। भाई राशि पहले भी उतनी ही है, आज भी उतनी ही है, पहले यहाँ भी y था, आज भी y है। ये आपकी गलतफहमी है। हमने यहाँ पे राशि को ही अदला बदली किया है। अब ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहीं पे लिख देते हैं भाई, पहले इसको हमने x को 12% पे दिया था और y को 10% पे दिया था। अब राशि को अदला बदली करने का मतलब क्या होगा कि अब हम इस 12% पे
किसको देंगे, वाई को देंगे। इसका मतलब यही हुआ ना। और यहाँ पे हम 10% पे अब एक्स को देंगे। राशि का अदला बदली का मतलब यही हुआ, बोलिए हाँ या ना। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अच्छा एक्स पहले यहाँ पे था, अब यहाँ हो गया, वाई यहाँ पे था, अब यहाँ हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि अदला बदली हो गया है। ऐसा नहीं है, यहाँ भी हमने अदला बदली ही किया है। अब आप ही बताइए ना कि a इंटू बी लिख लीजिए या b इंटू ए लिख लीजिए, प्रोडक्ट तो उतना ही आना है, ए बी ही आना है। तो यहाँ पे x गुणे 12% लिख लीजिए, x गुणे 12% लिख लीजिए, और यहाँ पे वहाँ पे x y गुणे 12% लिख लीजिए। अब क्या इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही थोड़ी होगा, नहीं ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हमने, आपको लग रहा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अदला बदली कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे बस आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको वही चीज़ दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको वही चीज़ दिख रहा होगा। तो मैंने भी लिखा वही है, बस हमने इसको x के सामने x को रहने दिया, y के सामने y को रहने दिया, बस इतना ही किया है। लिखा मैंने भी यही चीज़ यहाँ पे है, बस x के सामने x को रहने दिया, y के सामने y को रहने दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे भाई, अब इसको जब सॉल्व करा जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो आप मुझे बताइए कि हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में माइनस कर देते हैं दूसरे को, ठीक है ना, माइनस कर देते हैं दूसरे को। लेकिन माइनस करने से पहले एक काम करिए, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड ये करना था कि 12% पर कितने रुपए इन्वेस्ट किया था। सबसे पहले ना एक काम करिए, 12% पर कितने रुपए इन्वेस्ट किया था, मतलब x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए ना तो y वाले पार्ट को इक्वल कर दीजिए, ताकि जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 और 12 को इक्वल करने के लिए हम 10 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 60 बना देते हैं इसको। तो इसको 60 बनाने के लिए ऊपर में मुझे 10 को 60 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा 6 से, मैंने पूरे इक्वेशन में 6 से कर दिया। और इसको 60 बनाने के लिए मुझे 5 से करना पड़ेगा, मैंने पूरे इक्वेशन में यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक बात क्लियर हो गया कि ये तो पूरा कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 6 से, तो ये 72, तो x का 72% ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, x का 50%। अब x का 72% में माइनस करेंगे 50%, तो बच कितना जाएगा, तो बचेगा x का 22% बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब ये बराबर किसके होगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 78 780, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 5 65 650 और 4 × 5 20 670। तो इसको माइनस जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 1 1, मतलब x का 22% बराबर कितने के होगा, 110 के। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 500। और शायद आपसे यही पूछा भी था, ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा। आपसे पूछा भी था कि 12% पर कितने रुपए निवेश किया गया है, ये बताइए। तो 12% पर x रुपया निवेश किया गया था और इस x की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 500 होगी। ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछा जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। जब हम परसेंटेज और ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला सीरीज लेके आएंगे, वहाँ पे आपको सेशन लेके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न थैंक यू के रूप में है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस सेशन में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले सेशन में। और फिर से मैं जाते जाते एक बात मैं ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई, अगर आपको हमारे मेहनत, हमारा सेशन, हमारा ये कंटेंट, हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो थोड़ा सा सहयोग करिए आप, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तो आप सबके सहयोग बहुत ज़रूरी है और आपको सहयोग के रूप में हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे एक शेयर करने के लिए तो बोला था मैंने, या बार बार मैं बोलता हूँ, एक शेयर करोगे, हो सकता है कि उससे हमें 10 शेयर मिल जाए। और एक सब्सक्राइब के लिए मैंने बोला था, और जाते जाते लाइक वाले बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना। मतलब इसका ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की कमी हम अपने तरफ से नहीं रख रहे हैं, तो आपको भी ना लाइक करने में रखना चाहिए, ना सब्सक्राइब करने में रखना चाहिए, ना ही शेयर करने में रखना चाहिए। उसमें आप ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। बाकी हम दिन रात एक करके आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।